हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने ऑलरेडी अपने साइंस के तीनों चैप्टर्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें पिछले 6 साल के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगाए हैं। फिर हमने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे लगाने वाले, जो भी क्वेश्चन आपको पिछले 6 साल में यहाँ पे पूछे गए हैं, और वो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्लान ये है कि हम 3 वीडियोज़ के अंदर इकोनॉमिक्स जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं कंप्लीट 6 साल के, हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर पॉलिटी और हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री बचेगा। हिस्ट्री के जो 3 आपके यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं, मॉडर्न, एंशियंट और आपका मिडेवल। तो बस मॉडर्न में आपको यहाँ पे 2 वीडियोज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, पर एंशियंट और मिडेवल यहाँ पे एक वीडियो के अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जनरली जाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग इस तरह से चलेंगे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, और फिर थ्योरी के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और आपको साथ ही साथ जो क्वेश्चंस में नहीं दी गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो उसके सराउंडिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। जैसे आपने पिछले 2 साल में अगर कंपेयर किया हो, तो पहले आपके जैसे अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते थे, तो अभी पिछले साल आपको यहाँ पे 16 यहाँ पे लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आप स्कीम्स वगैरह भी इसमें थोड़ा आप ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे तो आप देखोगे तो स्कीम्स का अलग एक टॉपिक बन जाता है, पर ये आपके यहाँ पे इसमें ही आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिल जाएगी, अवेलेबल आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यहीं पे इस वीडियो के, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर आपके जैसे जो और भी लोग आपका यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और जो हमारे ग्रुप में है, तो वो भी आपके यहाँ पे आंसर कर सकते हो। उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीप्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज नोन एज। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। तो यहाँ पे आपको यहीं पे ही सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डेफिसिट क्या होता है। ठीक, अब देखो इसको इजी टर्म्स में समझाने के लिए मान के चलो कि आपकी यहाँ पे कोई एक शॉप है, ठीक है, ये आपकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की। और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंडिचर मान लो यहाँ पे कि आप जो भी सामान अपनी शॉप में लगा रहे हो, जैसे कोई भी आपने मान लो रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो आप किसी कंपनी से खरीद रहे हो और फिर अपने यहाँ पे शॉप में लगा रहे हो, ठीक है, ताकि बेच सको आप। तो वो सब का जो एक्सपेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। मतलब आप यहाँ पे सामान खरीद रहे हो अपने लिए, ठीक है, अपनी शॉप के लिए। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वो है आपकी यहाँ पे इनकम। तो इनकम बेसिकली क्या है, जो भी आपने अभी तक सामान खरीदा आपकी शॉप में जो है, वो यहाँ पे कोई दूसरा कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर होगा वो आ रहा है और वो आपकी शॉप से यहाँ पे सामान लेके जा रहा है। तो उससे आपकी क्या जनरेट हो रही है, आपकी जनरेट हो रही है इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया हो। नाउ इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, और वो है यहाँ पे लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब लाइबिलिटीज जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास अभी इतना पैसा नहीं था, पर आपने यहाँ पे लोन ले लिया, ठीक है, ताकि आप सामान को ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अपनी शॉप में रख सको या अपने गोडाउन में रख सको शॉप की, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका यहाँ पे, लोन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब उधार, जो आपको आगे जाके पे करना ही होता है, ठीक है। फिर नाउ अगला जो आपके लिए है फोर्थ और लास्ट, वो है आपका यहाँ पे एसेट्स। तो अब जैसे आपके केस में यहाँ पे आपका एसेट क्या होगा, आपकी शॉप होगी, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के केस में आपकी यहाँ पे लैंड हो सकता है, घर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है एसेट्स में। पर अगर आप यहाँ पे, मैं बिजनेस का आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो आपके एग्जाम्पल के लिए एसेट आपका यहाँ पे बिजनेस में क्या होगी, आपकी शॉप होगी, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे गोडाउन होगा, तो ये सब आपके एसेट्स होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स तो सबसे पहले इजीली समझ में आ गई, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे अगर हम डेफिसिट देखते हैं, तो डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस लाइबिलिटीज, अगर ये जो है ये ज़्यादा आता है आपका इनकम और प्लस एसेट से, ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपको यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट हिंदी में अगर हम इसको बताएं तो इसका मतलब होता है घाटा हो रहा है, ठीक है, या फिर कमी हो रही है। मतलब कि आपने जितना सामान आपने खर्च किए, जितने रुपए आपने खर्च किए इन सब चीज़ों में, एक्सपेंडिचर में, और साथ ही साथ आपने लोन भी लिया है, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब क्या है, उधार, तो आपने लोन भी लिया है।
पर उतनी आपकी अभी तक इनकम ही नहीं हुई है, ना ही आपके उतने वैल्यू के आपके एसेट्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर बता देना, मैं अपने ईज़ी तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो आपका यहाँ पे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, और यहाँ पे इनकम और एसेट्स को मिला के भी आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटीज़ के कम आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं, ठीक? अब नाउ अगली चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि लाइबिलिटीज़ के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है आपका करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? करेंट लाइबिलिटी। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड होता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? अब देखो करेंट लाइबिलिटी बेसिकली आपके क्या होते हैं, जो भी आप जैसे आपने जैसे लोन लिया, ठीक है? तो आपका कोई ऐसा लोन जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाए, मतलब आप उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें आएंगी जो आप 1 साल के अंदर ही पे कर दोगे, ठीक है? या तो आप पे कर रहे हो, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा कि जैसे वेजेस या इनकम की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी इनकम कमा रहा है, ठीक है, तो उसको हमेशा मंथ के एंड में मिलती है इनकम, ठीक है? पर आपको पता है कि हम तो फर्स्ट, आपका जो भी मंथ चल रहा होगा, तो हम फर्स्ट से लेके 30 तक तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, पर वो आपकी पेंडिंग में रहती है, पर आपको पता है कि वो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्या होगी, ये आपकी होगी करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? तो उस केस में आपको एम्प्लॉयर आपको दे रहा है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, ठीक है? तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयर के लिए क्या हो जाएगी, ये करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी कि उसको ये पे करना ही है, ठीक है? यहाँ पे आप, आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही है। फिर इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका अमाउंट पेएबल, ठीक है? अब देखो अमाउंट पेएबल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बिजनेस के केस में बताया था, तो ये बिजनेस के केस का आपका एक टर्म ही होता है, जहाँ पे आप अमाउंट पे करते हो अपने सप्लायर्स को, ठीक है? या फिर आप अपने वेंडर्स को, जहाँ से भी आप सामान ले रहे हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये अमाउंट पेएबल भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अमाउंट पेएबल का मतलब क्या है, आप अमाउंट की मतलब आपकी कोई अमाउंट जो ड्यू है, जो कि आपने यहाँ पे सप्लायर या आपको वेंडर को देना था, तो वो वाली चीज़ भी आपकी कहाँ आएगी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में आएगी, ठीक है? नाउ अगला यहाँ पे एग्जांपल है आपका यहाँ पे पेंशन, ठीक है? पेंशन भी आपका एग्जांपल है। फिर डिविडेंड्स है, ठीक है? डिविडेंड्स आपको पता होगा कि जब आप कोई भी स्टॉक्स वगैरह खरीदते हो और बहुत टाइम तक आप होल्ड करके रखते हो और उस कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, तो अपने फ़ायदा या फिर आप उनके प्रॉफिट में से वो कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब ईजिली समझ में आ गए हो। ये आपके क्या है, ये सब आपके विद इन 1 ईयर के अंदर ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? इसलिए आपकी ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके आएंगे जो भी मोर देन 1 ईयर वाले होंगे, ठीक है? मोर देन 1 ईयर वाले होंगे। इसमें भी आपका यहाँ पे लोन आता है, इसमें भी आपका यहाँ पे लोन आता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो दोनों में ही लोन आता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म लोन आएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन, और यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म लोन आएगा, ठीक है? तो दोनों में ही आपके यहाँ पे क्या आते हैं, लोन आते हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लीज भी आता है। तो जैसे आपने सुना होगा भी, जैसे जो आपका चाइना है वो पोर्ट्स को लीज पे लेता है, ठीक है? जैसे ऑस्ट्रेलिया से उसने कोई पोर्ट लिया है, श्रीलंका से कोई पोर्ट लिया, तो उसने 100 ईयर्स तक का लिया, तो लॉन्ग टर्म लीज है। तो वो किस चीज़ में आएगा, आपका यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो आपकी जो भी लीज वाली चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में भी होती है आपकी लीज, पर लॉन्ग टर्म वाली जितनी भी लीज है वो आपकी किस में आएगी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगी, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई कि कितने टाइप की आपकी लाइबिलिटी होती है, साथ ही साथ डेफिसिट क्या होता है, ठीक है? अब देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट में अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ डेफिसिट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछे भी गए हैं, तो हम सबसे पहले वो करेंगे कवर। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, ठीक है? फिजिकल डेफिसिट बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है कि यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे हद से ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है जितना वो उसकी इनकम नहीं है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या है कि एक्सपेंडिचर उनका हाई होगा बहुत ज़्यादा देन देयर इनकम, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना हो आपको, तो जैसे मान लो उनकी इनकम है, ठीक है, उनकी इनकम है 1000 रुपये, ठीक है? पर वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 1010 का, ठीक है? तो यहाँ पे ये 10 रुपये क्या है, ये डेफिसिट है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जितनी उनकी इनकम भी नहीं है, ठीक है? और ये आपका ऐसा डेफिसिट है जहाँ पे आप बोरोइंग जो आपका है ना, ये आप नहीं लेते हो, मतलब इसमें काउंट नहीं करते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे बोरोइंग वाले टर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आप यहाँ पे लोन वगैरह ये सब लेते हो, तो ये आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हो। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है आपका, टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है?
फिर साथ ही साथ नॉन डेबिट जो आपकी कैपिटल होता है ये इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट्स जो है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड वगैरह कर दिया, ठीक है, ये सब आपका क्या होगा इस पर्टिकुलर चीज में आपका ऐड होगा, पर बोरोइंग ऐड नहीं होगा, मतलब किसी से उधार अगर ले रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली यहाँ पे हम अगर इसकी बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट में और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है पिछले साल उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या आपका यहाँ पे, तो ये आपका है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे मान लो कि अभी के टाइम पे आपका जो भी डेफिसिट आया उसमें से बस आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट हटा देनी है, क्योंकि हर एक कंट्री कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मान लो इंडिया है, अगर उसकी फिजिकल डेफिसिट मान लो 1,000 रुपये है, तो उस 1,000 रुपये में से उसने कितना इंटरेस्ट के तौर पे दिया था, तो आपको वो भी देखना है, ठीक है। तो वो सब हटा के आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों डेफिसिट अच्छे से आपके समझ में आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बाद भी, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे भी डेफिसिट होते हैं जो डायरेक्टली से बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो अभी हम उस पर फोकस यहाँ पे अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल बात करते थे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका जैसे क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं होता, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। फिर आप अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो कैपिटल कैपिटल डेफिसिट बात करें, या फिर चलो पहले करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट डेफिसिट या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एक ही के लिए यहाँ पे यूज़ होती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये बेसिकली होता है कि जो भी आप अपने गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना, वो ज़्यादा हो जो भी आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो उनसे, मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इम्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हों आपके एक्सपोर्ट से, ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे कुछ भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो एट द एंड जो आपका अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है एक्सपोर्ट्स करने पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, पहली चीज़ कि हम किसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं और करेंट डेफिसिट भी बोलते हैं। ना अगला यहाँ पे है आपका कैपिटल डेफिसिट, ठीक है। तो कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, तो कैपिटल डेफिसिट बेसिकली आपका होता है कि जो भी आपका जैसे मान लो कोई अकाउंट है, तो वहाँ से आपके रुपए बस जाए जा रहे हैं, पर आपके पास कोई आ नहीं रहा है, मतलब रुपया नहीं आ रहा है आपके पास, आपका अमाउंट बस आउट गो हो रहा है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है, पर इनफ्लो नहीं हो रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है। बस आपके यहाँ से खर्च होते जा रहे हैं, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई हूँ, ठीक। अब ना यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी, हम चलो एसेट्स की पे और यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस के तौर पे बताया था कि आपका क्या एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एसेट्स की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए लैंड उसकी जो भी वो ओन करता है, ठीक है। कोई अगर उसका कोई घर है तो वो, ठीक। फिर उसके साथ साथ अगर उसके पास कोई ज्वेलरी है तो वो, ठीक है, अगर कोई अकाउंट है तो वो चीज़, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, किसके, आपके एसेट्स के, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। यही सेम केस आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस का कोई भी लैंड है वो, फिर बिजनेस का कोई अकाउंट होगा, ठीक है। बिजनेस यहाँ पे जो आपके जैसे गोडाउन कोई शॉप, तो ये सब क्या है, आपका बिजनेस के तौर पे आपका एसेट है, ठीक है, जिसको आप ओन कर रहे हो, जिससे आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो वो सारे आपके क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। और लाइबिलिटी इसका जस्ट अपोजिट होता है, लाइबिलिटी बेसिकली उधार होता है, जो आपका नहीं होता, आपने किसी से लिया होता है और आपको यहाँ पे पे करना होता है, ठीक है। तो आई होप क्या मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से ये सब चीज़ें अच्छे से मैंने बता दी हो। तो ना देखो वापस अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीप्ट्स
ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज नोन एज, तो अभी हमने देखा था बोरोइंग किस में नहीं होती है, आपकी फिजिकल डेफिसिट में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फिजिकल डेफिसिट। और बाकी ये सारे मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो मैंने ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझाई थी यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लेना कि ये क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट में और यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट हटाना पड़ेगा, तभी तो आपको यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा फिजिकल डेफिसिट से, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो वापस आपसे यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आया आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इकोनॉमी से ना ज़्यादातर आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मोटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे आइडिया किसने दिया था डेफिसिट फाइनेंसिंग का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, जॉन मेनर्ड कीनीस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो एडम स्मिथ है, ठीक है, ये जो है आपके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, फादर किसके कौन है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में भी एक बार आ चुका है तो उसका पता होना चाहिए, हिस्ट्री का कौन है, सब कुछ ना आप बस एक जगह बस छोटा सा ही नोट है, बस उतना लिख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आएगा ही, पर अगर आ गया बाई चांस तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। ठीक है, नाउ अगले पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है एल्फ्रेड मार्शल। तो जो आपके यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल है, यहाँ पे इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ सप्लाई डिमांड। ठीक है, इसको हम अच्छे से अभी अगले वीडियो में हम अच्छे से यहाँ पे अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज वगैरह हैं, तो और यहाँ पे हम वो सब यहाँ पे कवर करेंगे, तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। फिर जो आपके यहाँ पे मिल्टन फ्राइडमैन है, तो मिल्टन फ्राइडमैन ने बेसिकली आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ना एक हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे मैं लिख लिख के ही चल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे जब मैं पीडीएफ दूँ तो आपके लिए ईजी रह जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, तो इन्होंने हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हर एक कंट्री में ना मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ से ना यहाँ पे इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हर एक कंट्री में एक मिनिमम लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ, या फिर आप बोल सकते हो प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे हाइपोथेसिस में बोला था, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग किससे ढूंढा था, तो यह आपका जॉन मेनर्ड कीनेस ने। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़, चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका डेफिसिट है, ठीक है, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि डेफिसिट क्या है। तो जो आपका यहाँ पे डेफिसिट है अभी तक, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर किया है और उसकी इनकम से वो ज़्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे वो फंड्स बोरो करती है आपकी सेंट्रल बैंक से या फिर पब्लिक से। ठीक है, तो उस केस में ये आपका क्या हो जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाता है, और इसके चलते जो आपका यहाँ पे डेफिसिट हो रहा था वो नल हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना आपका यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है उतना ही वो यहाँ पे या तो सेंट्रल बैंक से लेती लेती है या फिर पब्लिक से आपके ले लेती है, वो आपका क्या होता है यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वैसे है यहाँ पे सी, जिन्होंने ये वर्ड यहाँ पे दिया है। ठीक है, जिसने ये आइडिया दिया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको टर्म्स दे रखे हैं ना, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो दे रखा था क्राउडिंग आउट। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा ना, उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जब भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब भी ड्यू टू, ठीक है, जब भी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी जब भी आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली आपका कैसे होता है, अगर हम इस पे बात करते हैं, तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है,
तो उस केस में आपकी यहाँ पे इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो उस केस में आपका यहाँ पे जो आपकी डिमांड है मनी की, ठीक है, जो भी चीज़ों में आपकी यहाँ पे मनी का सप्लाई है, मनी की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पे मनी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी आप कुछ भी लोगे, अगर मान लो लोन भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, अब उस केस में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जो आपकी इनकम बढ़ रही है उससे। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको देना पड़ता है, ठीक है, वो सब आपका उस चीज़ में कैटेगराइज आप कर सकते हो। ठीक, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ा आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक, इनकम बढ़ने पे आपका जो डिमांड है मनी का वो भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे डिमांड ऑफ मनी बढ़ रहा है उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सब चीज़ें। अब नाउ जो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है वो इतनी नहीं बढ़ रही है जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आओ, वरना कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, पूछ सकते हो। तो अगली चीज यहाँ पे हम देखते हैं वो है आपके लिए यहाँ पे क्राउडिंग इन। ठीक है, अब इसको प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका, ये था आपका क्राउडिंग आउट, ये है आपका क्राउडिंग इन। तो क्राउडिंग इन में क्या हो रहा है, आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे इंक्रीज ही था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों जगह इंक्रीज हो रहा है। बस क्राउडिंग आउट में क्या हो जा रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट गिर जा रही है, और यहाँ पे क्राउडिंग इन में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ रहा है तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ मनी भी यहाँ पे बढ़ेगा। जब डिमांड ऑफ मनी यहाँ पे बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पर जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बढ़ रहा था उतना ज़्यादा आपकी इनकम नहीं बढ़ रही थी, मतलब कि इनकम आपकी कम बढ़ रही थी एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि आपकी इन्वेस्टमेंट गिर रही है। पर इस केस में आपका यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे क्या होगा आपका कि इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उससे कम आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ रही है। तो इसलिए ये वाले कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे बोला है आप यहाँ पे इसके नोट बना सकते हो, और वरना आप इस तरीके से याद कर लेना जो मैंने यहाँ पे लिख के भी आपको दिया है। ठीक, फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मैं वैसे तो ऑलरेडी पिछले ही ऑप्शन में या पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो देखिए आप अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको जैसे पता है कि डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, डेफिसिट क्या है आपका, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंड मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है और वो इतना कर दे रही है कि वो उसकी इनकम से भी ज़्यादा है, तो जो भी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो क्या आपका यहाँ पे डेफिसिट है ना। अब उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पे बजट के थ्रू यहाँ पे बोरो करती है सेंट्रल बैंक से या फिर पब्लिक से, ठीक है, ताकि आपका जो डेफिसिट है वो यहाँ पे नल हो पाए, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका यहाँ पे टोटल डेफिसिट अभी तक आ रहा था, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा था, उसमें यहाँ पे आप ऐड करके उसको इक्वल कर दो। ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब आपका जो डेफिसिट बन रहा था पहले, आपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक से बोरो करके और पब्लिक से या तो बोरो करके आपने उसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेफिसिट हट गया, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन पता चल गई। नाउ आपको यहाँ पे जो फोर्थ दे रखा था अगर हम उस पे चलते हैं, ठीक है, फोर्थ आपको क्या दिया था, पंपिंग आउट। ठीक, तो पंपिंग आउट और पंपिंग इन मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो पंपिंग इन पंपिंग आउट आप सीधे सीधे इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो, इकोनॉमी की यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो पंपिंग इन आपका क्या होता है, जब आप एक कोई जगह पे बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो आप, पंपिंग इन कर रहे हो, पंपिंग इन मनी। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे पंपिंग आउट क्या है कि यहाँ मान लो आप कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हो, या फिर आप उसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, लार्ज अमाउंट में आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पंपिंग आउट बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अभी हमने यहाँ पे एक केस पढ़ा था अभी, ठीक है, इससे पहले ही।
तो वो क्या था यहाँ पे हमारा, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्राउडिंग इन हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है यहाँ पे कम कर दे रहा है, ठीक है, मतलब कमी हो जा रही है या फिर उसको स्मॉल अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसका कहने का क्या, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या हो रही है यहाँ पे, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या था, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्राउडिंग आउट होगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्राउडिंग आउट में क्या था, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था और एक्सपेंडिचर आपका क्या था यहाँ पे बढ़ रहा था। तो वही सेम केस आपका यहाँ पे होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ठीक, और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग आउट, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले अच्छा मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, पंप प्राइमिंग। तो देखो पंप प्राइमिंग बेसिकली आपका यहाँ इसका मतलब क्या है कहने का, कि मान लो अगर आपकी यहाँ पे कोई कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है, और वो यहाँ पे रिसेशन फेस कर रही है, ठीक है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में या तो रिसेशन में है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो वो आफ्टर रिसेशन, मतलब रिसेशन होने के बाद की कंडीशन, ठीक है, मतलब कि या तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे उसके पास वो रिसेशन में हो, या फिर वो रिसेशन पे जाके आ चुकी हो, ठीक है, या फिर आफ्टर रिसेशन हो, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे इसका मतलब क्या कहने का, यहाँ पे पंप प्राइमिंग का, यहाँ पे जो भी आप स्पेंड कर रहे हो ना अपनी इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है, चीज़ें, तो उसको बेसिकली स्टिमुलेट करता है, मतलब कि देखता है कि कहाँ पे क्या खर्च करना है वगैरह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग प्राइम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये करता क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपका गवर्नमेंट का फंड होता है ना, उसको छोटे अमाउंट में आपका यहाँ पे पंप कर देता है इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमी आप में यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फंड है छोटे अमाउंट में, वो आपका यहाँ पे इकोनॉमी में डाल देता है, जिसकी वजह से वो आपकी जो इंकरेज कर रहा है, ठीक है, एक टाइप से आपकी इकोनॉमी को यहाँ पे कंट्री की इंकरेज कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी यहाँ पे कंट्री की ग्रो करे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वापस बता दे रहा हूँ, पंप प्राइमिंग का बेसिक मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे मान लो कोई कंट्री की बात कर रहे हो जिसकी इकोनॉमी या तो रिसेशन में है या फिर रिसेशन से जाके आ गई है, तो उन सब कंट्रीज में जब भी आप यहाँ पे स्टिमुलेट करते हो स्पेंडिंग को कि कैसे यहाँ पे खर्च करना है वगैरह, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप पंप कर दे रहे हो स्मॉल अमाउंट में आपके गवर्नमेंट के फंड्स, ताकि यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे इंकरेज हो ग्रो करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर होने वाला था इस क्वेश्चन में, तो ए आंसर है। अच्छा, और यहाँ पे जो आपको डंपिंग दे रखा है उसके भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डंपिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपकी यहाँ पे कोई कंट्री या फिर कोई कंपनी, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एट अ प्राइस, मतलब जो भी यहाँ पे मान लो फॉरेन कंट्री में उस पर्टिकुलर प्राइस है यहाँ पे उस प्रोडक्ट का यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी या फिर यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हो यहाँ पे कंपनी या कंट्री है, उस पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट को ही कम प्राइस में बेच दे, ठीक है, मतलब कम प्राइस में यहाँ पे अगर वो बेचती है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डंपिंग हो रही है, मतलब कि आप कम प्राइस वाली चीज़ें ज़्यादा बेच रहे हो। जैसे चाइना है, तो चाइना क्या करता है, आप अपने यहाँ पे जो भी सस्ती चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डंपिंग कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन उसने कर दिया है। अब वो उस पर्टिकुलर मार्केट में जो भी उसका प्रोडक्ट है उसमें वो सब प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डंप कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है, आपके यहाँ पे होती है डंपिंग। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे करंट अफेयर्स में जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 2019 टू 2020, ठीक है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो दिया है कि देयर हैज़ बीन अ डिक्लेरेशन इन ग्रोथ रेट, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट था वो यहाँ पे नीचे आया था, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। फिर देयर हैज़ बीन स्लगिश ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड टू द बजट एस्टीमेट, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और लास्ट आपसे यहाँ पे बोल रहा है द नॉन टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड अ कंसिडरेबली हायर ग्रोथ, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू वो सारे रेवेन्यू जो यहाँ पे गवर्नमेंट अर्न करती है एक्सेप्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे टैक्स से आता है उसको हटा के बाकी सब जो रेवेन्यू बचा वो सब यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो भी यहाँ पे क्या था, हायर था, ठीक है, पिछले टर्म से। तो यहाँ पे देखो जो गलत ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पे सी ऑप्शन, और यही आपको यहाँ पे पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गलत क्या है, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ बीन एज पर द बजट एस्टिमेट। तो बजट में यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि 3.8% यहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट होगा,
पर एट द एंड आपका आया कितना था, 4.6% आया था, जो कि 0.8% क्या आपका हायर है। ठीक है, तो ये भी आपको बस इतना थोड़ा बहुत जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है ना, इसके बारे में बस पता होना चाहिए कि आपका अभी के टाइम में क्या है। ठीक है, अब ये तो क्योंकि 2019 2020 वाला चीज़ हो गया। अब आपको प्रेजेंट टाइम का यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे अभी क्योंकि बजट भी आया था आपका फरवरी में, तो आपको उसके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे इकोनॉमी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। ठीक है, डीवैल्यूएशन या फिर डिप्रिसिएशन यहाँ पे जो होता है करेंसी का, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डीवैल्यूएशन और हमारा डिप्रिसिएशन है क्या। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डीवैल्यूएशन को। तो देखो डीवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, जब आपकी यहाँ पे करेंसी की जो वैल्यू है, आपकी किसी फॉरेन करेंसी, जैसे यहाँ पे फॉरेन करेंसी हम क्या लेते हैं, हमेशा डॉलर्स के रिस्पेक्ट में हम अपना देखते हैं कि हमारा क्या रेट चल रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो भी करेंसी का रेट है, ठीक है, जब वो यहाँ पे डॉलर के केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, डॉलर के केस में जब हमारा गिर जाता है, तब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डी वैल्यू हो रही है, ठीक है, करेंसी। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों में ही ये सेम चीज़ होती है, बस फर्क इतना होता है, यहाँ पे दोनों डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों में ही हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, वो हमारी यहाँ पे किसी फॉरेन कंट्री के हिसाब से, उनकी फॉरेन करेंसी के हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है। ठीक है, जहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया डॉलर, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो उस कंडीशन को हम लोग डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों ही बोलते हैं। पर ठीक है, याद रखना, पर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे डीवैल्यूएशन की, तो ये जो गिर रही है करेंसी की वैल्यू, ये हमारी गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ये करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके लिए यहाँ पे चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन करता है, तभी उसके यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा कर पाता है और इम्पोर्ट उसकी वजह से ही कम होता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए और इम्पोर्ट इतने महंगे हो जाए उनकी कंट्री में कि कोई इम्पोर्ट ही ना करे। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो डीवैल्यूएशन तब होता है जब यहाँ पे किसी कंट्री की कोई गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है, उस कंट्री की गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन कर देती है, ठीक है, खुद से। अब नाउ डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन भी यही यहाँ पे यही होता है कि उसकी करेंसी जो है यहाँ पे कंट्री की गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। पर यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उस करेंसी, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है, उसका डिमांड यहाँ पे गिर गया इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उस करेंसी का यहाँ पे या तो डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गया है, या फिर उसने सप्लाई इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब उसकी इतनी ज़्यादा बोल लो वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन बेसिकली होता है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर करेंसी जो है आपकी कंट्री की, ठीक है, वो यहाँ पे गिर जाती है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी के हिसाब से आपकी जो कंट्री की करेंसी है वो यहाँ पे गिर जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। पर यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो स्पेशल केस है इसका वो ये है कि जब यहाँ पे आपकी करेंसी की डिमांड, ठीक है, जब यहाँ पे करेंसी की डिमांड या तो बहुत ज़्यादा गिर जाए, या फिर आप सप्लाई जो अपनी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कर दो, तो उस केस में जो आपकी यहाँ पे करेंसी गिरती है, तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में ही करेंसी आपकी गिर रही है, पर यहाँ पे सर्टेन कंडीशन फॉलो करते हुए गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी करेंसी गिर रही है, पर यहाँ पे जो गिर रही है वो आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट गिराती है जानबूझ के। ठीक है, तो जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है आपके लिए यहाँ पे चाइना। चाइना क्या करता है, हमेशा अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन कर देता है, मतलब खुद से ही अपनी करेंसी की वैल्यू गिराता है, ताकि यहाँ पे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए और इम्पोर्ट यहाँ पे वो कम करे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई हो। नाउ हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, डिक्रीज नहीं करता है एक्सपोर्ट, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज यहाँ पे गलत है। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपसे बोल रहा है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रहे हो, तो लोकल मार्केट में क्या हो रहा है, लोकल मार्केट में तो आपका यहाँ पे, क्योंकि इम्पोर्ट तो अब आएगा ही नहीं ना, तो वो जो पहले जितनी चीज़ आप खरीद पा रहे थे 100 रुपए में, अब उतनी चीज़ आप नहीं खरीद पाओगे, तो इन्फ्लेशन आपका यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आओ। तो यहाँ पे अभी देखो 2 सही है, 3 सही है, 1 गलत है। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि ये इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंक्रीज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आपका यहाँ पे इंक्रीज करता है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और डिक्रीज करता है हमारा क्या, इम्पोर्ट्स। ठीक है, इंक्रीज करता है एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज करता है इम्पोर्ट्स, और इंक्रीज करता है हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन।
तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एंड 3 ही यहाँ पे क्या है, बस सही है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नाउ डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन, ठीक है, मैं लास्ट बार एक और बार बता दे रहा हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में दोनों में ही हमारी करेंसी की जो वैल्यू है हमारी फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में वो गिरती है। बस फर्क इतना होता है कि डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट जानबूझ के गिराती है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सबसे बड़ा चाइना, ताकि आपका एक्सपोर्ट अच्छा हो पाए और इम्पोर्ट हम लोग कम करें, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ डिप्रिसिएशन में क्या होता है, जब आपकी करेंसी की डिमांड ही कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर आपकी करेंसी की इतनी ज़्यादा सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में कि उसकी यहाँ पे वैल्यू गिर जाए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे आपका आंसर था यहाँ पे सी ऑप्शन, जहाँ पे इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन सही है और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे आपकी सही है डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे पहले चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आपका बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे इसका, जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे आप मान लो कि आप पहले ना 10 रुपए में, ठीक, 2 समोसे ले पा रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई भी आप सामान ले सकते हो इसकी जगह। मान लो आप 10 रुपए में पहले सिर्फ 2 समोसे ले पा रहे थे, पर अब वही सेम 2 समोसे आप अगर 20 रुपए में ले ले रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे वो अभी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम ही है अभी भी, ठीक है। पर आपकी यहाँ पे जो आप पहले दे रहे थे, रुपए जो दे रहे थे, खर्च कर रहे थे, एक्सपेंडिचर जो था वो यहाँ पे वो बढ़ गया। तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जो जो पहले आप 2 समोसे 10 रुपए के आप इजीली ले पा रहे थे, अब वही सेम 2 समोसे आपको अब यहाँ पे 20 रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, मतलब यही दूसरी कंडीशन आप समझो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो यही सेम एग्जाम्पल से ही, ताकि आपको इजीली समझ में आए, कि मान लो आप 10 रुपए में पहले 2 समोसे ले पा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने केस लगाया था कि हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम चाहिए, ठीक है। पर अब मान लो दूसरी जगह कि आपके पास इतने ही रुपए हैं, 10 रुपए, तो उस केस में अब आपको कितना मिलेगा, सिर्फ एक समोसा मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों ही यहाँ पे कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन की ही कंडीशन है। एक जगह आपको यहाँ पे 10 रुपए खर्च करके आपको 2 समोसे मिल रहे थे, तो आगे जाके आपने देखा कि अभी हम लोग 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, तब जाके हमें यहाँ पे 2 समोसे मिल रहे हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जहाँ पे आप 10 रुपए 2 समोसे में आप खर्च कर रहे थे, अब यहाँ पे 10 रुपए का सिर्फ एक समोसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी है मनी के अकॉर्डिंग, और यहाँ हमने बात की है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे खरीदे हैं उसके, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी क्या बता रही है, इन्फ्लेशन बता रही है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इन्फ्लेशन है क्या, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे जो याद रखनी है, कि जब भी आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे परचेजिंग पावर होगी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कितना ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को आप खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी थी और आपके पास सिर्फ 10 रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ सिर्फ 10 रुपए, और वो चीज़ पहले यहाँ पे पहले 8 रुपए की आती थी, अब वो आगे बढ़ के मान लो 20 रुपए की हो गई, तो आप तो ये खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कितनी है, आपकी इनकम ही 10 रुपए है, ठीक है। पर अब हो गई है वो 20 रुपए की, तो आपकी जब इनकम ही कम है तो आपकी परचेसिंग पावर ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई हो, ठीक। अब ना उसके बाद हम चलते हैं इस पे आगे, अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ना इन्फ्लेशन अलग अलग टर्म्स में हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये तो मैंने आपको बता दिया इनके टर्म्स में, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मनी, इन सब के अकॉर्डिंग। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिमांड सप्लाई की, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की, तो डिमांड सप्लाई में बेसिकली हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पहले तो ये मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। जो आपकी ये कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ठीक है, होता क्या है, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रखा है ना कि इन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी लीड टू इन्फ्लेशन, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है, जो आपका यहाँ पे डिमांड सप्लाई वाला कंडीशन है, यहाँ पे आपकी जो डिमांड है, ठीक है, ये जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है, हद से ज़्यादा आपकी यहाँ पे डिमांड ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे सप्लाई थी उसको यहाँ पे वो एक्सीड कर जाती है, ठीक है। ठीक है, मान लो कि आपके यहाँ पे पहले
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मान लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ नंबर लेके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे टोमेटो खरीद रहे हो, ठीक है। तो पहले मान लो कि आपकी यहाँ पे डिमांड थी 10 की, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उस टाइम पे आपका सप्लाई था 8 का, तो यहाँ पे अब क्लियर, जैसे मान लेते हैं 18 का सप्लाई, तो आप यहाँ पे इजीली खरीद पा रहे हो अभी तक, ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या आपकी, ये है आपकी डिमांड कि आपको इतने चाहिए और इतने आपके मार्केट में है अभी, तो आपको इजीली मिल जाएंगे 18 से 10, ठीक है। पर यही मान लो अब यहाँ पे आपकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, मान लो 20 हो गई, और ये सप्लाई क्या है, ये गिर गई, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 10 हो गई, तो इस केस में अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी डिमांड ही आप यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ही क्या हो गया, कम हो गया, आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ए ऑप्शन ही है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन को बता रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं, जो स्लगिश लिखा है ना, स्लगिश मतलब होता है स्लो, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना, आपको टोमेटो का एग्जाम्पल लिया, मान लो कि आप अभी 10 रुपए में 1 kg टोमेटो खरीद पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान के चलो कि अभी 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वो जो रुपए है वो सिर्फ 12 रुपए हुआ, ठीक है, मतलब ये सिर्फ 12 रुपए में अब आप 1 kg खरीद पा रहे हो, मतलब आपकी जो प्राइस है वो स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं। पर आप तो तब भी खरीदोगे ना। आप कब नहीं खरीदोगे, जब यहाँ पे मान लो पहले 10 था और डायरेक्ट आगे जाके 100 रुपए हो जाए, ठीक है, आप तब नहीं खरीदोगे टोमेटोज, जो कि हमने अभी देखा भी था हाल फिलहाल में टोमेटोज के साथ हुआ था। तो आप कब नहीं खरीदोगे, जब एकदम ही रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए, स्लो स्लो ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे खरीदने वाले हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं अगले पे। तो यहाँ पे ये तो होना नहीं है क्योंकि स्लो नहीं होगा, रैपिड होगा, ठीक है। अगले में आपको दे रखा है कि रिडक्शन इन दी मनी सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्शन इन मनी सप्लाई नहीं होता, जब यहाँ पे आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे मार्केट में आप पैसा यहाँ पे ज्यादा डाल देते हो, तब आपका यहाँ पे इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, सिंपल टर्म्स में, मान लो आपकी यहाँ पे इंडियन मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत सारा पैसा डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत सारा क्योंकि पैसा डाल दिया, अब इस चीज से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे इजीली बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा डालने से। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप रिडक्शन कर देते हो, कि आप यहाँ पे मनी सप्लाई जो है, यहाँ पे मनी कम भेजो मार्केट में, तो उस केस में आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, क्योंकि उस केस पे क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पैसा बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, तब आपको यहाँ पे ज्यादातर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, सी। अब हम बात करते हैं डी की, तो यहाँ पे आपको दे रखा है हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको याद हो, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था यहाँ पे मिल्टन फ्रेडिच के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे एक आपको हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का। उन्होंने क्या बोला था कि हर कंट्री में एक मिनिमम लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी है, ताकि उस कंट्री का यहाँ पे इन्फ्लेशन ना बढ़े, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा ना आए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आपका नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आपका क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बेसिकली क्या कहने का मतलब है। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपकी एक कोई कंट्री है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो हर एक लोग जो है यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे ग्राफ बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे लोग हैं इस कंट्री में, ये कंट्री है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे हर एक लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो खर्च करने के लिए पैसे हैं, ठीक है, तो वो अच्छा खासा यहाँ पे खर्च करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे उनकी जो स्पेंडिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि मनी बहुत ज़्यादा है आपका मार्केट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खर्च बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो इस केस में आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेंडिंग पावर क्या होगी आपकी, अगर ज़्यादा होगी, तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन इस केस में आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये था रिडक्शन इन मनी सप्लाई और हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए आपके। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन भी याद रख लेना, जब भी आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, जब भी आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जब भी आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे कम होता है, ठीक है। मतलब कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक दूसरे से। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, और आगे जाके ना हम जब यहाँ पे ग्राफ्स वाले टॉपिक करेंगे इकोनॉमी में, जहाँ पे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी कि यहाँ पे क्यों ऐसा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे आप रैपिड ग्रोथ अगर आप देखते हो डिमांड में,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सप्लाई से ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आपको इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो हमसे यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया आपको बताने की किस किस चीज़ से यहाँ पे आपकी रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनकी। तो ना मैं आपको डीवैल्यूएशन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पे किसी भी कंट्री की, वो पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के अपनी यहाँ पे करेंसी की वैल्यू अपने इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी में यहाँ पे डिक्रीज कर देती है, ठीक है। खुद से यहाँ पे डिक्रीज कर देती है। जब यहाँ पे खुद से डिक्रीज ना करे और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से जब डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। पर यहाँ पे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो खुद डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपके इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रिसेशन की। तो रिसेशन आपका वो पीरियड होता है जहाँ आपकी जो जीडीपी होती है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पे रहती है या फिर बहुत ही कम आपकी ग्रोथ रेट रहती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। अब ना वापस आते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये दोनों टॉपिक जो हमारे हैं, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। तो देखो डिफ्लेशन बेसिकली आपका क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। अपोजिट है किसके, आपके इन्फ्लेशन के एकदम अपोजिट है। तो जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, आपके प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके प्राइसेस जो है कम होंगे। तो जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछ रखा है कि डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, तो यहाँ पे आपका आंसर ही होने वाला है ए ऑप्शन, डिफ्लेशन, ठीक है। अब नाउ हम देखते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो देखो स्टैगफ्लेशन बेसिकली आपका बहुत ही ज़्यादा रेयर फिनोमिनन है, ठीक है। रेयर कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता ही मिलता है। पर आपका स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा लिख लिख के ही बता रहा हूँ आपको ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो जहाँ आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए और साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है, ठीक है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है जापान, ठीक है। इसका प्राइम एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है, यहाँ पे जापान और भी कंट्रीज है, पर यहाँ पे मेन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल है इसका जापान, और इस कंडीशन में बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। पर यहाँ पे ये क्या आपकी एक रेयर कंडीशन है, ठीक है। आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, ना ही हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी रियल कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे जब भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के बढ़ने पे। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे डिफ्लेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, पर इसके जैसे यहाँ पे एक और सेम क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन क्या है आपसे, यहाँ पे जो पूछ रहा है, द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विद रैपिड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे इसने बात कर दी कि प्राइस भी यहाँ पे राइज हो रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो इकोनॉमी है बहुत ही कम ग्रो हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है ये होने वाला है स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पे देखो एक तो मैंने आपको बताई थी कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ने पे, और दूसरा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक अलग तरीके से जो आप याद रख सकते हो बेसिकली, तो यहाँ पे आपकी जो आपकी इकोनॉमी होगी ना, यहाँ पे वो स्लोली ग्रो करेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपका, वो भी यहाँ पे क्या होगा, हाई रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके प्राइसेस है, ठीक है, वो भी आपके क्या होंगे, यहाँ पे हाई रहेंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि राइज करेंगे। तो ये तीन कंडीशन आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, और बाकी तीनों मैं आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर दैट कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैक्टिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब किस चीज़ से हम लोग यहाँ पे कॉम्बैक्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन से, किस चीज़ से हम लोग यहाँ पे लड़ सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पुलिस वगैरह, ये तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज करने को बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर है किसका, गवर्नमेंट का, मतलब खर्चा ही कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं होने वाला। तो आपका ये भी गलत हो गया ना। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर वैसे यही करेक्ट है, पर यहाँ पे अब ये क्यों गलत है पहले वो बात करते हैं, फिर करेक्ट क्यों है वो हम बात करेंगे। तो देखो हम लोग बात करते हैं रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये आपका क्या गलत होने वाला है, बेसिकली आपका कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आपका, यहाँ पे
कुछ परसेंट ऑफ कैश जो है ना वो आपको यहाँ पे हर एक कमर्शियल बैंक को, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बैंक्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो हर एक जो भी हमारी कमर्शियल बैंक है हमारी इंडिया में, तो हर एक को यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ कैश जो है ना, कैश वो यहाँ पे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल बैंक में आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीआरआर की, तो ये 3 से 15% तक रहता है, जो कि यहाँ पे आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना रहने वाला है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है आपका, जो भी यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक है इंडिया में, वो सबको यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, ठीक है, मतलब कैश यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल बैंक में यहाँ पे डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ आपका एक और रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, एसएलआर। अब आपका एसएलआर क्या होता है, बेसिकली एसएलआर आपका यहाँ पे भी होता है, मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को रखने होते हैं। पर यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये है, सीआरआर में यहाँ पे बैंक्स को आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक में रखने पड़ रहे थे, पर एसएलआर में यहाँ पे क्या है, एसएलआर में वो खुद के पास ही रखते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे भी वो डिपॉजिट बचा के रखते हैं, पर वो खुद के पास बचा के रखते हैं, ठीक है। और वो डिपॉजिट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो वो डिपॉजिट हो सकता है जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका कैश हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के डिपॉजिट्स वो अपने पास ही बचा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज जो है यहाँ पे वो डिपॉजिट्स बचा के रख रहे हैं, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनमें से। और सीआरआर में क्या था, वहाँ पे वो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक में रख रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दोनों में क्लियरिटी मिल गई, सीआरआर और एसएलआर। नाउ जो आपके सीआरआर और एसएलआर है, ये आपका बेसिकली अंडर आते हैं एलआरआर के, ठीक है। एलआरआर मतलब क्या है आपका यहाँ पे, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं। और इसका अगर ओपनली वाइड टर्म ही यहाँ पे क्या है, वाइड टर्म यहाँ पे यही है कि मिनिमम डिपॉजिट्स को यहाँ पे बैंक्स को रखना पड़ेगा। अब उस चीज में आपके ये दो आते हैं, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये दोनों टर्म्स। ना हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट क्यों है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे रिडक्शन होता है कैश रिजर्व रेशियो का, ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो का जब भी यहाँ पे रिडक्शन होगा, जो यहाँ पे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 4% ले लिया आरबीआई ने, तो अगर यहाँ पे वो कैश रिजर्व रेशियो कम है, तो यहाँ पे बैंक्स को यहाँ पे आरबीआई में कम रुपए रखने पड़ेंगे या फिर कम डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अब इस चीज से क्या होगा कि उनके पास ज्यादा इनकम रहेगी, ज्यादा इनकम रहेगी तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे 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 बिजनेसेस में। जब वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब कि आपका यहाँ पे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। इसके आपके यहाँ पे क्या है, मनी डिमांड है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा किसके केस में, जब आप यहाँ पे सीआरआर को बढ़ाते हो, ठीक है। यहाँ पे कम है 4%, तो इस केस में आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुपए हैं पहले से आपके यहाँ पे आपके पर्टिकुलर मार्केट में। तो इसी की वजह से जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पे गिर जाएगा जब भी आपका सीआरआर लो रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीआरआर अगर लो है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या होगा, यहाँ पे लो रहने वाला है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन से नहीं होगा ये चीज़, यहाँ पे बढ़ाएंगे अगर हम सीआरआर, तो उस केस में हम लोग इन्फ्लेशन के साथ लड़ सकते हैं, ठीक है। और आपने हाल फिलहाल में बहुत सी न्यूज़ भी सुनेंगी कि आरबीआई धीरे धीरे सीआरआर को बढ़ाता भी है ताकि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर पाए। नाउ यहाँ पे देखो इसी का रिवर्स आपको यहाँ पे दे रखा है कि इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हो किसी चीज पे, तब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि द एसेट और एसेट्स that a borrower pledges in the order to guarantee repayment of a loan is known as or is called as, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी में। तो देखो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे स्टेट जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखो चेक तो आपको हर एक को पता होगा, ये आपका बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेपर होता है जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर सब कुछ डिटेल रखी होती है, और वहाँ पे आप यहाँ पे जिसको देना है अमाउंट, आप वो लिखते हो, कितना अमाउंट देना है वो लिखते हो, और उसके बेसिस पे आपकी बैंक वहाँ पे वो प्रोसेस करती है और दूसरे के अकाउंट में यहाँ पे रुपया जमा कर देती है, ठीक है। ये तो आपको हर एक को पता है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कोलेट्रल की। तो देखो कोलेट्रल बेसिकली यहाँ पे क्या है इसका मतलब, अब जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है, कोई एक बैंक है, ठीक है, ये आपकी एक कोई बैंक है और ये आप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो जब यहाँ आप बैंक से लोन लेने जाओगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको क्या बोलेगी, आपको कुछ गिरवी रखना है, ठीक है, मतलब कि ताकि अगर मान लो आप यहाँ पे लोन की रीपेमेंट ना कर पाओ तो बैंक उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे सीज कर ले।
ताकि वहाँ से बैंक का कोई लॉस ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप यहाँ पे कोई लोन के लिए जाते हो तो बैंक आपको बोलती है कि आपको कुछ चीज़ यहाँ पे आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, ताकि आपको अगर मान लो आप आगे जाके उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपने यहाँ पे गिरवी रखी है वो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, वो सीज कर लेगी, जिसकी वजह से बैंक को भी कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो जो सीज करेगी उस केस में आपका क्या हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, ठीक है, होम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे गिरवी रखोगे, वो जो गिरवी रखोगे आप, वो आपके होंगे एसेट्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी चीज़ आप गिरवी रखोगे वो आपके एसेट्स होंगे, जो आपके नाम पे है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, कोई कार है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो सब आपके वो क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। तो वो सब आप यहाँ पे गिरवी रखोगे और उसी को यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल, ठीक है। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे गिरवी रखी, तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या बता रहा है, वो बैंक को एक टाइप से गारंटी दे रहा है कि आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, और इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो बैंक जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को सीज करके आगे कहीं बेच देगा और उससे अपने रुपए यहाँ पे इकट्ठे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, हमारा बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, जो यहाँ पे दे रखा है कि एसेट और एसेट्स दैट अ बोरोअर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है। अब ना आगे बात करते हैं, तो आगे पहले देख लेते हैं हम लोग बॉन्ड क्या होता है। तो देखो बॉन्ड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बॉन्ड और लोन, ठीक है, इन दोनों में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बेसिकली। तो जो बॉन्ड होता है आपका वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और जो आपका लोन होता है वो यहाँ पे शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, ठीक है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको याद रखनी है कि जो बॉन्ड है वो आपके या तो गवर्नमेंट देती है, कोई कंपनी देती है, बैंक देती है, ठीक है। वहीं पे जो आपका लोन है वो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही देते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। बॉन्ड्स आपको कौन देता है, गवर्नमेंट, कंपनी, बैंक, सब कोई दे सकता है। वहीं पे लोन कौन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही देते हैं, ठीक है। ये आपके शॉर्टर पीरियड वाले होते हैं और बॉन्ड्स आपकी क्या आते हैं, लॉन्गर पीरियड के प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे लेते हो। नाउ दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, जब मान लो आपने कोई लोन लिया तो आप लोन किस चीज़ के लेते हो, आप अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हो, मतलब अपने एसेट्स के लिए लेते हो। जैसे होम लोन है, ठीक है, अब होम लोन क्या है, आपको अपना घर बनाना है तो होम क्या है, आपका एसेट है, ठीक है। अब जैसे कार लोन है, तो कार लोन क्या है, वो भी आपका क्या एक एसेट है। तो ये सब क्या आपके एसेट्स है, तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका हो गया एसेट्स। अब देखो वर्किंग कैपिटल बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब आपका ये होता है कि जो आपकी भी एसेट्स है, ठीक है, उसमें से अगर आप यहाँ पे लाइबिलिटीज जो भी आपकी हैं उसके वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे मान लो आपके एसेट्स है 1000 रुपए के और आपकी लाइबिलिटीज है 800 रुपए की, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना बन गया, 200 रुपए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है। नाउ यहाँ पे हम जब बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड आपके बेसिकली यूज होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब आपको कोई भी आप यहाँ पे मनी स्पेंड कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड लेने में, इम्प्रूव करने में, आपकी फैसिलिटी को, कोई इक्विपमेंट को, अपने व्हीकल्स को, ठीक है, या फिर आप कोई लैंड परचेज कर रहे हो आगे जाके, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे किसके अंदर आएंगी, फिर ये चीज़ आएगी आपके बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ पता चल गई हो इस पर्टिकुलर चीज़ में। और दोनों ही केस में देखो सेम चीज़ होती है यहाँ पे, जो इन्वेस्टर होता है जो यहाँ पे बोरोवर को रुपए दे रहा है, तो बोरोवर के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरोवर मतलब क्या है यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला केस था, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या है, लेंडर है जो आपको मनी दे रहा है, और ये क्या आपका, ये बोरोवर है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस सेम केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आपका इन्वेस्टर होगा जो आपको यहाँ पे रुपए दे रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपको यहाँ पे लोन में देखने को मिलती है, इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करते हो, तो वही सेम चीज़ आपको बॉन्ड में भी देखने को मिलती है, ठीक है। बस जो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ना उसके बाद बात करते हैं हम लोग गारंटी कार्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखो गारंटी कार्ड बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ दिया नहीं है गारंटी कार्ड का, पर यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो आपके पास कोई एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। इसने बी को रुपए भेजे, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 100 रुपए भेजे, और ये बी ने इसको वापस नहीं भेजे 100 रुपए, इसको जरूरत थी उस टाइम पे, इसने ए ने बी को 100 रुपए भेजे पर बी ने इसको वापस नहीं भेजे ए को, और ये इसके चक्कर में ये फ्लाई कर गया, मतलब यहाँ पे गायब हो गया, उड़ गया, ठीक है, इसने रुपए ही नहीं दिया और ये गायब हो गया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट आया आपका, इसका कॉन्सेप्ट आया आपका बैंक गारंटी का, ठीक है। तो बैंक गारंटी में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, मान लो अब ये आपके पास दो पर्सन है, इसने मान लो यहाँ पे सेल किया बी को और बी ने यहाँ पे परचेज किया है कोई प्रोडक्ट आपका ए से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ए बोलेगा बी को
आप अपनी तरफ से कोई भी एक बैंक की गारंटी मुझे दे दो कि अगर मान लो आप रुपए नहीं दे पाते हो तो बैंक हमें रुपए दे दे, मतलब ए को रुपए दे दे। और अगर मान लो बी रुपए दे देता है तो आपकी जो बैंक की गारंटी होगी वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैंक गारंटी, जहाँ पे अगर मान लो ए ने यहाँ पे सेल किया बी को और बी अगर रीपेमेंट नहीं कर पाता है, मतलब पेमेंट नहीं दे पाता है, तो उस केस में जिस भी बैंक ने उसको यहाँ पे गारंटी दी है तो बैंक ए को अब यहाँ पे रुपए देगा बी की तरफ से, ठीक है, क्योंकि बी उसको नहीं दे पा रहा है रुपए। तो यहाँ पे अगर मान लो बी दे देता है रुपए तो यहाँ पे जो बैंक की गारंटी है वो यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि बी ने उसको ऑलरेडी यहाँ पे रुपए दे दिए। तो ये चीज आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी बैंक गारंटी, ठीक है। और यही सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका यहाँ पे है चेक गारंटी कार्ड आपका बेसिकली एक होता है, जहाँ पे अलाउ करता है एक टाइप से, आपका जो बैंक है वो एक तरीके का प्लास्टिक कार्ड आपको इशू करता है जो कि गारंटी देता है पेमेंट की, कि आप यहाँ पे जो भी चेक दे रहे हो उसकी यहाँ पे आपको पेमेंट हो जाएगी, उसकी गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा था इसका आंसर क्या होने वाला है, कोलेट्रल होने वाला है, जो बेसिकली आपका होता है कि आप जो भी चीज गिरवी रख रहे हो, ताकि आप यहाँ पे इंश्योर कर रही है बैंक कि आप यहाँ पे आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो हमें यहाँ पे दे रखा है द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग 21-22, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ये सब आपका हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखी है जो स्टेटमेंट, पहले हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस टाइम पे आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, ठीक है। रशिया और यूक्रेन की यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे वॉर हो रही थी, ठीक है। सबसे पहली तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए चीज़। अब क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी तो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिला था कि जो आपका यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन है ना वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। मतलब जितना इजीली पहले यहाँ पे सप्लाई हो पा रही थी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से भी, ठीक। तो यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी एकदम ही करेक्ट है। तो आप देखोगे तो सी तो आपकी गलत हो गई, डी भी आपका गलत हो गया। अब आपका ये शुरू के दो बचे, ठीक है, ए और बी, क्योंकि हमें हमें पता चल गया कि तीसरी जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाई फ्राइट कॉस्ट की। तो देखो फ्राइट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लो आप कोई ओरिजिन से सामान लेके जा रहे हो कोई भी डेस्टिनेशन तक, ठीक है। एक ओरिजिन से आप कोई भी अपनी एक डेस्टिनेशन तक सामान लेके जा रहे हो, मान लो ए से बी तक लेके जा रहे हो, तो जो आपका डिस्टेंस है ना बीच में कि ए से बी, ए के बी और बी ए से लेके बी के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस है, वो बेसिकली यहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या होगा, फ्राइट कॉस्ट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, यहाँ पे फ्राइट कॉस्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रही थी तो जो पहले यहाँ पे कंटेनमेंट्स आपके आ सकते थे इजीली कम डिस्टेंस कवर करके, अब वो यहाँ पे ज़्यादा दूर से आ रहे थे, ठीक है, वो मतलब उल्टा घूम के आ रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, आपकी फ्राइट कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ गई थी, ठीक है, वॉर की वजह से। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे ये भी आपकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और इसकी वजह से आपका ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी 3 और 4 तो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है ही ना। उसके बाद बात करते हैं हमारा 2 के बारे में। तो डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पोस्ट कोविड, ये आपका गलत है, क्योंकि उल्टा यहाँ पे पोस्ट कोविड कोविड के बाद बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी ना उल्टा बढ़ गई थी, क्योंकि आपकी ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम थी। जैसे यहाँ पे कोविड खत्म हुआ तो काम धंधा जो था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे शुरू हो गया अच्छे लेवल पे, ठीक है। पहले क्या था, आपका बिल्कुल ही बंद हो गया था, ये आपको हर एक को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो गलत ही हो गया। फिर पहले पे चलते, पहला आपको दे रखा है शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। तो देखो बहुत सीधी सीधी सी यहाँ पे बात है, जब भी यहाँ पे कोई भी वॉर होती है तो उस केस में ना आपके प्राइसेस जो होते हैं ना मेनली क्रूड ऑयल के, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज करते ही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो आपको यहाँ पे याद ही रखनी है। तो आपका ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ठीक है, जो जो यहाँ पे आपके सामने चीज़ें फेस आपको यहाँ पे करनी पड़ी थी। पहली तो आपकी यहाँ पे ये थी, और दूसरी आपकी कोविड की वजह से भी यहाँ कुछ चीज़ें थी। पर क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली बस गलत है यहाँ पे कोविड से रिलेटेड, कि वहाँ पे डिक्रीज हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है, उल्टा वहाँ पे इंक्रीज हुई थी जैसे यहाँ पे कोविड खत्म हुआ था उसके बाद। तो आप यहाँ पे कोविड, पोस्ट कोविड और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, दोनों को आप एज एन एग्जाम्पल लेके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टाइप ऑफ मार्केट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है मार्केट सिचुएशन व्हेन मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले, बताने से पहले, हम लोग सब कुछ डिफरेंट टाइप के मार्केट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली आपके पास आती है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, सेलर्स इन्फिनाइट होंगे, और जो आपके बायर्स है जो खरीदार है वो भी आपके क्या होंगे यहाँ पे इन्फानाइट होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो आपका यहाँ पे होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट होगा। अब होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर केस में इसका मतलब क्या, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये पता चल गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर मार्केट जो है आपकी पूरी, क्योंकि देखो वहाँ पे आपके फार्मर बहुत है, मतलब सेलर भी बहुत है, साथ ही साथ बायर मतलब जो लोग है, क्योंकि खाना तो आपको खाना ही, तो सब उस सब के लिए आपको यहाँ पे उनके, आप बोल सकते हो फूड के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, वेजिटेबल सब चाहिए होंगी। और अलग अलग सेलर यहाँ पे होमोजीनियस आइडेंटिकल मतलब क्या है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल टमाटर कोई बेच रहा है एक सेलर, तो दूसरा भी अगर टमाटर बेच रहा है तो वो आइडेंटिकल ही है ना, वो एक ही चीज़ बेच रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं है उसमें। तो ये इसलिए ये किस में आएगा आपका, ये परफेक्ट कंपटीशन में आने वाला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट जो होता है वो यहाँ पे इजी होता है, ठीक है, इजी वे में कोई भी यहाँ पे एंटर भी कर सकता है एंड एग्जिट भी कर सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे अपने कंपटीशन से। नाउ अगला है हमारे पास यहाँ पे इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास सेलर बहुत फ्यू होते हैं, ठीक है, बहुत कम हमारे पास क्या होते हैं, सेलर होते हैं, बायर हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैनी रख लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एग्जिट और एंट्री वाला है ना, इस पे बैरियर लगा होता है, मतलब इजी नहीं है इसको एंटर और एग्जिट करना, ठीक है, एंटर और एग्जिट करना यहाँ पे इजी नहीं है, ठीक है, नॉट इजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया ना। फिर दूसरा यहाँ पे है कि ये हेट्रोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस क्या होगा, इसका मतलब कि नॉन आइडेंटिकल टाइप के आपके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया। नाउ इम्परफेक्ट में ही ना आपके यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक इस टाइप के आपके ज़्यादा आते हैं, कॉम्पिटिशन आपके सब इम्परफेक्ट है। क्योंकि इम्परफेक्ट कैसे होता है, इसका मतलब क्या है इम्परफेक्ट का, बेसिकली मान लो कि आपका जो भी यहाँ पे 100% आपका मार्केट शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट वाले में क्या था कि हर एक का इक्वल मार्केट शेयर है, हर कोई यहाँ पे किसी से भी खरीद सकता है। पर इम्परफेक्ट में क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही सेलर है, तो आपके पास ऑप्शन ही कितने हुए चीज़ें खरीदने के, किस किस के साथ हुए, एक तो आपके पास एक ये सेलर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा बस। तो मतलब कि सिर्फ दो सेलर है जिससे आप सामान खरीद सकते हो, और यहाँ पे बायर कितने, बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलर पूरे मार्केट शेयर को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर कर लेता है, तो उस टाइप के हम लोग उस टाइप के हम लोग मार्केट को बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। और उसी में आपका यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक इस टाइप के आपके आते हैं ना। हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। अब ओलिगोपोली का मतलब क्या है यहाँ पे, ओलिगोपोली में बेसिकली आपके जो सेलर्स होते हैं वो इन्फानाइट होते हैं, सॉरी इन्फानाइट नहीं, फ्यू होते हैं, ठीक है। आपके सेलर्स क्या हो गए यहाँ पे, फ्यू होते हैं। और जो आपके बायर्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे बायर्स होते हैं वो यहाँ पे मैनी होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि इसमें ना एंट्री करना ईजी नहीं है, ठीक है, नॉट ईजी टू एंटर, पर एग्जिट करना यहाँ पे ईजी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंट्री करना आपका ओलिगोपोली वाले कंपटीशन में ईजी नहीं है, पर एग्जिट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब इसके जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि स्टील तो आपकी एक ही टाइप की यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे सैलरी कुछ है पर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा, लोगों को यहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। फिर दूसरा आप ले लो यहाँ पे ग्रोसरी, ठीक है। तो ये सब इसके पर्टिकुलर आपके कंपटीशन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो आता है आपका यहाँ पे मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली में आपके पास सेलर जो है वो सिर्फ एक है, ठीक है, सेलर क्या है आपके पास सिर्फ एक है, और बायर क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैनी है। बायर आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेलर क्या है, सिर्फ एक है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है मोनोपोली का, वो है आपका यहाँ पे इंडियन रेलवेज, ठीक है, जहाँ पे वो टिकट्स बेचती है, ठीक है। और एक लौती यहाँ पे, क्योंकि रेलवे क्या है आपका, सिर्फ इंडियन रेलवेज ही है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, और वही आपकी क्या ट्रेन चलाती है, उसके अलावा तो और की कोई है नहीं, कोई जो प्राइवेट ट्रेन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी, भले आपको अभी भी जैसे कुछ कुछ ट्रेन आप तो दिखता है कि ये प्राइवेट ओन्ड है वगैरह, पर यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको याद रखनी कि मोनोपोली में एक सेलर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके वायर्स हैं, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे रेलवेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ इसके अलावा हम बात करते हैं, एक आपका मोनोपोली में एक और टर्म होता है जो होता है आपका बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली। तो बायलैटरल मोनोपोली का बेसिकली मतलब क्या है, जहाँ पे एक ही सेलर हो, ठीक है, और बायर भी क्या हो, बस एक ही हो।
मतलब कि बायलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या है, एक ही सेलर हो और एक ही बायर हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जो लिग्नाइट आपके पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लिग्नाइट पावर स्टेशंस जो होते हैं आपके, ठीक, वो आपके ना ज़्यादातर उसी एरिया में पास में बने होते हैं जो भी आपकी यहाँ पे लिग्नाइट माइंस होती है उसके, ठीक है। जो आपके लिग्नाइट पावर स्टेशंस होते हैं वो आपके लोकेटेड होते हैं नियर, और या फिर आप बोल सकते हो वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी क्लोज टू लिग्नाइट माइंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिग्नाइट माइंस का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से आप देखते हो कि जो आपके लिग्नाइट जो आपकी पावर स्टेशन है वो आपके लिग्नाइट माइंस के पास ही बने होते हैं, मतलब लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो आपकी लिग्नाइट है वो आपको किसको बेचनी है, आपको सिर्फ पावर स्टेशन को ही बेचोगे आप, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लिग्नाइट पावर स्टेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने हम अभी तक हमने 5 डिफरेंट टाइप की मार्केट्स अभी तक देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोनोसोपनी, ठीक है, मोनोपसोनी। तो मोनोपसोनी क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे आपके बायर की अगर हम बात करते हैं तो बायर आपका क्या है, एक है, और सेलर कितने हैं, सेलर है आपके पास यहाँ पे मैनी, ठीक है। बायर आपके पास सिर्फ एक है पर सेलर आपके पास बहुत ज़्यादा है। और इसका प्राइम एग्जांपल देखो यहाँ पे आप भी बता दोगे, वो है आपका यहाँ पे डिफेंस, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है वो क्या आपका यहाँ पे बायर सिर्फ एक है वो अकेला, और आपके यहाँ पे सेलर क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब सेलर कौन कौन हो सकता है, जैसे हाल है, ठीक है, L&T है। तो यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है जो आपके यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करते हैं, पर बायर सिर्फ क्या है डिफेंस के लिए इंडिया में, सिर्फ अपनी यहाँ पे जो अपनी मिनिस्ट्री है वो है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब डिफेंस एज अ होल हम लोग काउंट कर रहे हैं, आर्मी नेवी ये सब, तो यहाँ पे अलग अलग काउंट नहीं करना है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, मोनोसोनी हो गया, जहाँ पे सिर्फ एक बायर है और डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे क्या है, सेलर्स है। नाउ लास्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लास्ट आपका यहाँ पे कौन सा है, लास्ट है हमारे पास यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके यहाँ पे सेलर्स जो है वो यहाँ पे इन्फानाइट होते हैं, ठीक है। बायर्स भी आपके यहाँ पे क्या होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो वो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिमिलर लगेंगे, ठीक है, बट वो डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है कि वो सिमिलर आपको यहाँ पे लगेंगे पर वो डिफ्रेंशिएटेड भी हैं। इसका मतलब क्या है कहने का, कि वो क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल नहीं है पर क्लोजली रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है आपकी, एक तो हो गई जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखो सेम सेम देखने को मिलेंगे पर वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो यहाँ पे कई हद तक मिलते जुलते हैं पर यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया जैसे क्लोथिंग आ गया। फिर आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हो तो आपको सब चीज़ एक जैसी दिख रही है पर टेस्ट अलग हो गया, तो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कहने का यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये एक्सेट्रा ये सब आपकी क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ठीक। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका मोनोपोलिस्टिक जो है वो आपका बीच में रहता है मोनोपोली एंड परफेक्ट के, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो आपका यहाँ पे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, और लास्ट आपको बस याद रखना है इसके बारे में कि इजी एंट्री है, ठीक है, एंड इजी एग्जिट है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तो आपके सारे जो टाइप्स ऑफ मार्केट है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला था, a market situation when many firms sell similar but not identical products is termed as, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी अभी हमने देखे थे परफेक्ट इम्परफेक्ट ये सब। तो देखो इम्परफेक्ट के अंदर ही आपके मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली ये सब आपके टाइप के आते हैं, ये सब आपके क्या है, एक टाइप के इम्परफेक्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई एक आपका सेलर है उसने कंप्लीट मार्केट का ज़्यादातर शेयर अपने अंडर ले रखा है, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, इम्परफेक्ट टाइप के कंपटीशन होते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बताना था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और हमने बाकी परफेक्ट और ओलिगोपोली के बारे में बात की थी। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर मैनी बायर, ठीक है, और यहाँ पे आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वैसे ये गलत हो गया। परफेक्ट में भी आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनते हैं तो ये भी ऐसे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर दे रखा है और कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ दे रखी है, आपको यहाँ पे मैच करने की कौन से यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कौन सी है।
तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन्फानाइट यहाँ पे सेलर्स होते हैं, इन्फानाइट यहाँ पे बायर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। होमोजीनियस मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे ईजी होता है आपके पास एंट्री और एग्जिट करना भी। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर मार्केट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो अब यहाँ पे देखो एक एक करके इनको पढ़ो, आपको यहाँ पे कौन सा क्लियर लग रहा है। ओनली वन प्रोड्यूसर, तो देखो ये तो पहली गलत हो गया। सेलर कितने यहाँ पे, इन्फानाइट है, तो यहाँ पे इसके साथ ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यू प्रोड्यूसर्स बोल दिया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बोल दिया तो इसलिए गलत हो गया, पर मैनी वाला सही था, पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे, मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ मैच करेगा। अब देखो ए का अगर 4 हो गया है तो आपके सी और डी ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पहले देखते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। अब ओलिगोपोली इसलिए देख रहा हूँ मैं क्योंकि वैसे तो आपको यहाँ पे पता ही चल गया डी का 2 होने वाला है, पर तब भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो ओलिगोपोली में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि सेलर्स क्या होंगे यहाँ पे, बहुत कम होंगे, बायर्स आपके पास बहुत ज्यादा होंगे, और एंट्री इस पर्टिकुलर मार्केट में आपकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ईजी नहीं है एंट्री करना। पर एग्जिट करना आपके पास उसकी पर्टिकुलर चीज की फ्रीडम है, ठीक है, एग्जिट बहुत ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आइडेंटिकली प्रोडक्ट बनते हैं, आपके सेलर्स कम है, बायर्स बहुत ज्यादा है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था जैसे ग्रोसरी हो गया, या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं आपके ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डी का तो होने वाला है यहाँ पे 2, फ्यू प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया डी। तो अभी तक हमारे ऊपर के 2 में से अभी तक हमने ढूंढना है कि अगला हमारा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोनीपोली पे, ठीक है, मोनोपोली पे। तो मोनोपोली पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेलर है, बायर आपके पास बहुत ही ज्यादा है, सेलर सिर्फ एक है। और जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, हमारे पास इंडियन रेलवेज हमारा यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है उसकी, ठीक है, कि रेलवेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडियन रेलवेज है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, जो यहाँ पे रेलवेज की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोनोपोली की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मोनोपोली हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कॉमोडिटी, तो हमारा यही क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, बी का हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर है और वो एक ही चीज ही बेच रहा है, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवेज है, वो यहाँ पे रेलवेज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही सेलर है वो भी, ठीक है, तो इसलिए हमारा बी के साथ मैच करेगा 1। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, मोनोपोलिस्टिक किस टाइप का कॉम्पिटिशन होता है आपका, एक टाइप से इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है आपके मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक सब, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एक ही आपका जो एक टाइप से आप बोल सकते हो कंपनी होगी, वो यहाँ पे मार्केट शेयर सबसे ज्यादा वो होल्ड करके रख देती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सबकी इक्वल शेयरिंग है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज तो पहले समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें इजी एंट्री है, इजी एग्जिट है, सेलर्स इसमें क्या है, इन्फानाइट है, बायर्स भी इसमें क्या है, इन्फानाइट है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मैनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो डिफरेंशिएटेड ही प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सी का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे मैच करो आप, देखो एक ए का है हमारा 4, तो ऊपर वाला तो हो ही गया, और बी का हमारा क्या है, बी का है हमारा 1, तो आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है, और ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 देके आपको मैच करने को बोल दे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया और आपको हर एक में ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मोनोपोलिस्टिक क्या है आपका यहाँ पे, एक तो पहला यहाँ पे इजी आपकी एग्जिट भी है, और इजी आपकी यहाँ पे क्या है, एंट्री भी है, ठीक है। तो इजी एंट्री है और इजी एग्जिट है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ये डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पे सेलर क्या आपके इन्फानाइट है, ठीक है, बायर क्या आपके यहाँ पे, बायर भी क्या आपके इन्फानाइट है। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, वो आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि वो क्लोजली रिलेटेड है पर यहाँ पे वो आइडेंटिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना जरूर रहे हैं पर आपके जो प्रोडक्ट रहेंगे उन लोगों के वो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स वाइज। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि वो क्लोजली रिलेटेड है पर यहाँ पे वो आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है।
दूसरा चीज यहाँ पे आपको दे रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगा दिया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है। तो हमने बात किया इन्फानाइट इन्फानाइट होते हैं, तो बी भी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा आपको दे रहा है कि बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बैरियर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, इजी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा इजी एंट्री है, इजी एग्जिट भी है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फोर्थ आपको दे रखा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखना, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बनाते। होमोजीनियस क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि दे आर नॉट आइडेंटिकल। यहीं पे मैंने वैसे भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वरना आप इसको एक्स्ट्रा लिख लो कि यहाँ पे ये आपके हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी रखा था। तो यहाँ पे फोर्थ भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो वापस से आपसे वही पूछा है मोनोपोलिस्टिक का, यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा है एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। देखो बार बार यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूँ। ईजी यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, ईजी यहाँ पे एग्जिट है। ये चीज़ आपको यहाँ तक आप अब तक तो आपको याद ही हो गई होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या था हमारा, कि यहाँ पे सेलर भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, और बायर भी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है। ये भी अब तक आपको याद हो गया होगा। तीसरा चीज़ हमने यहाँ पे बात किया था, जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। दिखने में वो सिमिलर होंगे, पर वो डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। आइडेंटिकल हमारे पास वो नहीं है। तो हमने अभी तक ये भी देख लिया है। तो देखो अब यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके साथ हम मैच करते हैं, इन सब में आपका क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज को हटा दो, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका ये मोनोपोली है, ठीक है, जहाँ पे एक ही बायर है, तो सॉरी एक ही सेलर है और बहुत ज़्यादा आपके क्या है, बायर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने रिटेल वेजिटेबल मार्केट की। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। और जो आपका लेबर मार्केट है ये भी आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने के लिए सेम कंपटीशन कर रही है, ठीक है। कोई यहाँ पे फॉल्स आपके बोल सकते हो फॉल्स ट्रेड या फिर फॉल्स चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लेबर मार्केट, रिटेलर, यहाँ पे रिटेल वेजिटेबल मार्केट, ये सब दोनों क्या है आपके यहाँ पे परफेक्ट टाइप का कंपटीशन है, जहाँ पे आपकी सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपका मान लो डी केस है लेबर मार्केट में, तो वहाँ पे कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे होंगे जो यहाँ पे सेम स्किल्स के साथ होंगे, ठीक है। हर एक की यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन लर्निंग होगा तो बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग वाले भी होंगे, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रंट एंड वाले होंगे, कोई बैक एंड वाले होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप की आप क्या बोलोगे, इन टाइप की लेबर मार्केट को आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही जिसको जोड़ोगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस पर बात करते हैं अपना जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है इसमें, तो इसका करेक्ट आप आंसर होगा आपका यहाँ पे मार्केट फॉर सोप्स। अब देखो मार्केट फॉर सोप्स यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे बात करते हैं सेलर्स की, तो यहाँ पे इन्फानाइट सेलर है पहली चीज। बायर की बात करेंगे तो वो भी आपकी क्या है, इन्फानाइट है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको सोप्स जो है यहाँ पे वो देखने में सिमिलर लगती हैं, पर आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आप उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सब भी आप देख सकते हो, तो आपको देखने में सिमिलर लगेगी पर वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट फॉर सोप्स होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो कि मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो हम यहाँ पे वापस से मार्केट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए मार्केट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है, इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स क्या हो गए आपके, मैनी, या फिर बोल सकते हो आप इन्फानाइट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो देखो अगर आपने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद आपने ऑप्शन पढ़े, तो देखो आप क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो सेलर्स है वो इन्फानाइट है। तो आप ओलिगोपोली तो हटा ही लो, क्योंकि ओलिगोपोली में क्या आपके सेलर्स क्या फ्यू होते हैं, आपके बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर सेलर्स क्या होते हैं, फ्यू होते हैं। जहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था आपका पेट्रोलियम, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो हमारा ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इनपरफेक्ट कंपटीशन भी आप सीधा हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं, सेलर आपके कम होते हैं, बायर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेम रीजन से आप ये भी हटा सकते हो। फिर उसने बोला था यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से आप मोनोपोलिस्टिक भी हटा सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आपको सिमिलर दिखेंगे पर वो डिफरेंशिएटेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स आते हैं मोनोप्लास्टिक में, ठीक है, मोनोपॉलिस्टिक में सॉरी, ठीक है। तो मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलर है, बहुत ज़्यादा बायर है, ईजी आपका एग्जिट है, ईजी आपका यहाँ पे एंट्री है। फिर साथ ही साथ आपके यहाँ पे सिमिलर आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, पर यहाँ पे जो
रियल में प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो ये आप हमने अभी इतने क्वेश्चन किए, सब में आपसे मोनोपोलिस्टिक पूछा था, तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा है, ठीक है, सेलर्स भी आपके ज़्यादा है और यहाँ पे होमोजीनियस भी है। तो आपका बचा कौन सा यहाँ पे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही बचा, क्योंकि यहाँ पे आपके सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं। फिर आपके यहाँ पे जो बायर्स है वो भी आपके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ईजी आपकी एंट्री है, ईजी आपकी एग्जिट है। होमोजीनियस आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा था एग्रीकल्चर मार्केट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन अब आप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सब आपके अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द मिसमैच इन दी रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसी एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर्स अवेबिलिटी रिजल्ट इन व्हाट, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताने की किस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट की ये आपकी स्टेटमेंट है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, ठीक है, फंक्शनल या फिर फ्रिक्शनल। तो फंक्शनल और फ्रिक्शनल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यहाँ पे मैं UNEP लिख दे रहा हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल और यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप जॉब को स्विच कर रहे होते हो या फिर आप नई जॉब सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, आप कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, आपने यहाँ पे जॉब छोड़ी इसकी, ठीक है, और आगे जाके आप मान लो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन गए, ठीक है। तो जब यहाँ पे ज्वाइनिंग आएगी और जब आपने ये जॉब छोड़ी, तो उसके बीच का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, चाहे वो 1 महीना है, 3 महीना है, 6 महीना है, जो भी टाइम फ्रेम है, वो आपका क्या है यहाँ पे, वो आपका हम लोग कहलाएंगे उसको फंक्शनल या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल अन और या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अगले वाले की। तो अगला है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल में जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम पे, मान लो हमारे पास जो मार्केट है, ठीक है, अब मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मशीन लर्निंग की जॉब की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मशीन लर्निंग की जॉब्स आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं मार्केट में, ठीक है। पर जो आपके पास जो लोग हैं जो यहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो लेबर है, ठीक है, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे लेबर ही होता है, हर एक इंसान लेबर ही है, किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेबर लेके चल रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पे लेबर है या फिर जो भी आपका यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, और वो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो यहाँ पे स्किल्स है वो यहाँ पे मिसमैच कर जाए, ठीक है, स्किल्स यहाँ पे क्या कर जाए, मिसमैच कर जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आती हो यहाँ पे बैक एंड या फ्रंट एंड, पर मार्केट की अभी नीड है मशीन लर्निंग की, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मशीन लर्निंग जॉब्स ज़्यादा, ठीक है। पर आपको आती है क्या, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किल मिसमैच हो रहा है, चाहिए यहाँ पे मशीन लर्निंग पर आपके पास है बैक एंड और फ्रंट एंड। तो इसी की वजह से जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो ये दो आपको अभी तक क्लियर हो गएंगे, ठीक है। नाउ तीसरा हम लोग देखते हैं, वो है आपका यहाँ पे साइक्लिकल, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हमें देखने को मिलता है बिजनेस साइकिल्स में, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स जब जब यहाँ पे एंड होती है तब तक हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब जब आपकी यहाँ पे कंपनी रिसेशन में जाएगी या फिर मान लो आप इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी कंट्री की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके यहाँ तो रिसेशन हो रहा हो या फिर जो आपका बिजनेस है, ठीक है, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से जो वो जॉब कट करते हैं वो आपका यहाँ पे उस कैटेगरी में आप आओगे, और वो कैटेगरी क्या आपकी यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपका क्या होता है, जो बेसिकली डिपेंड होता है सीजन्स पे, ठीक है। अब जैसे जो जो नॉर्मल लेबर होती है, ठीक है, जैसे आप मान लो कोई क्रॉप की फील्ड के लिए आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में काम करना चाह रहे हो, तो हर एक इंसान को मान लो हर एक क्रॉप के बारे में नहीं पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, उसको किसी किसी क्रॉप के बारे में पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि उसको मैंगोज के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। तो अब मैंगोज का सीजन आपका कब आता है, यहाँ पे समर में आता है, तो अब उसको समर में ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाकी में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी अगर आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है तो।
तो ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, जहाँ पे सीजन वाइज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हम लास्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली कि मान लो जॉब ओपनिंग, या फिर आप बोल लो जॉब के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 लोग, ठीक है, 2 लोग, यहाँ पे 2 पर्सन आपको चाहिए थे, पर आपके पास है 5 पर्सन, ठीक है। मतलब कि आपने ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करा है, पर आपको चाहिए थे एक्चुअली में कम, ठीक है, मतलब आपको नीड थी उसकी कम थी, मतलब ठीक है, ऐसे याद रख लो, नीड उसकी क्या थी, लेस थी, ठीक है, लेस नीड थी, पर आपने एम्प्लॉय कर दिए ज़्यादा, ठीक है, एम्प्लॉयड मोर। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट 5 टाइप के अपने अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट भी है जो यहाँ पे मिल मिल के बनती है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, अब ये देखो मैंने टेक्निकल चीज़ के हेल्प से मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्ट्रक्चरल बताया था, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ की वजह से ही आप यहाँ पे समझो कि ये स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल चीज़ में भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर फेज में भी ले सकते हो। तो जब यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे जब बात करते हैं, तो उस टाइम में हम लोग स्ट्रक्चरल जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल भी अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है जो टेक्नोलॉजी का, तो उसकी वजह से हम इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं ये एग्जांपल लेके बिना, अगर मैं आपको एग्रीकल्चर के तौर पे बताता तो उसको भी हम लोग स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, पर उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट आपकी होती है यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जॉब करना चाहते हो, जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में वेजेस आपको मिल रहे हैं, मतलब जो भी अभी प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्री, आप उसके अंदर रेडी हो जॉब करने के लिए, पर तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या है कि आप करना चाहते हो जॉब, पर आपको अभी भी जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा है कि द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर एबिलिटी। मतलब बेसिक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर की स्किल है वो डिफरेंट है, और जो यहाँ पे जॉब की नीड की यहाँ पे जो स्किल चाहिए वो डिफरेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी, यहाँ पे स्ट्रक्चरल, ठीक है। क्योंकि डिसगाइज तो क्या होगा, आपने ज़्यादा इंप्लॉय कर दिया, आपको चाहिए थे कम। क्लासिकल जो आपकी साइक्लिकल है, साइक्लिकल क्या था आपका यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है, अगर आपका बिजनेस लॉस में, तो आप यहाँ पे लोगों को निकालते हो, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अल्टर्ड मतलब होता है यहाँ पे चेंज, ठीक। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ अपना यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन जो मुझे अभी तक मिला है, यहाँ पे देखो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना क्वेश्चन आपको भले 2 मिल रहे हैं देखने को, पर आप इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका CDS 1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था ये CDS 1 2021 में आया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है याद करना, ठीक है। ईजी टॉपिक है, आप इजीली याद कर सकते हो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स को, और यहाँ पे ईजी मार्क है ये आपके लिए इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है, इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस के लिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, तो वहाँ पे मार्केट में मिसमैच होते हैं आपकी स्किल्स का, ठीक है। अगर वही स्किल्स को अगर मैं लेता हूँ टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पर क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल का ही आपका एक पार्ट होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्शनल और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि फंक्शनल फ्रिक्शनल दोनों सेम होता है। उसका बेसिक मतलब होता है कि आपने एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब पे जा रहे हो, तो बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर साइक्लिकल क्या था हमारा, जहाँ पे बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है, बिजनेस आपका लॉस में, तो आप लोगों को निकालते हो, तो वो आपका होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होता है एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपने ज़्यादा को नौकरी पे रख लिया,
पर आपको नीड थी कम की, मतलब चाहिए थे कम लोग, आपने नौकरी पे ज़्यादा रख लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है, अगर इसमें दिया होता तो। पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली यही बोलता है कि यहाँ पे स्किल्स का मिसमैच हो रहा है, जो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री अभी नीड है, जिसकी इंडस्ट्री को वो स्किल नहीं है आपके पास, कोई दूसरी स्किल है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2024 का ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बस आपसे पूछा है यहाँ पे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म में आपने बेसिकली यहाँ पे इसको पढ़ रखा होगा यहाँ पे FATF के बारे में। तो यही इसका एक्रोनिम है बेसिकली, एक तरीके से आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि FATF किसका एक्रोनिम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपका यहाँ पे एक्रोनिम है। ये एक तरीके का आपका ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये बनाई कब गई थी, तो ये पॉइंट भी आपको सब पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, ये बनाई गई थी आपके यहाँ पे जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये बनाई गई थी, ठीक है। और ये बनाई गई थी आपके यहाँ पे 1989 में। अब बेसिकली आप यहाँ पे आपको जैसे पता भी होगा कि आपके यहाँ पे जो G7 कंट्रीज़ है इसमें कौन कौन आता है, यहाँ पे चलो ये भी लिख देता हूँ मैं। जैसे आपका यहाँ पे कनाडा है, फिर आपका यहाँ पे आता है USA, फिर आप यूरोप साइड में आओगे तो आपका यहाँ पे फ्रांस हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो गया जर्मनी, ठीक है। इसी में ही आपका आ जाता है यहाँ पे इटली, फिर आप एशिया की तरफ आओगे तो आपका जापान, और फिर आपका यहाँ पे आ जाता है UK, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी है 7 कंट्रीज जो कि बेसिकली आपकी G7 की मेंबर्स हैं, जिन्होंने आपका ये जो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक टास्क फोर्स है जो यहाँ पे बनाई थी 1989 के अंदर। इनका सिंपल सा काम यहाँ पे ये था कि जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हो, ठीक है, या फिर जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही हो, जो टेररिस्ट को फाइनेंस कर रही हो, उन सब कंट्रीज को ना ये क्या करती है बेसिकली, इनके पास ना 2 टाइप की लिस्ट है। एक होती है यहाँ पे इनके पास ग्रे लिस्ट, ठीक है, एक है इनके पास यहाँ पे ग्रे लिस्ट, और एक है इनके पास यहाँ पे ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो 2 तरीके की इनके पास लिस्ट है, एक इनके पास है यहाँ पे ग्रे लिस्ट और एक है इनके पास यहाँ पे ब्लैक लिस्ट। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग ना उन कंट्रीज को इन दोनों लिस्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी कंट्रीज इन दोनों लिस्ट के अंदर होती है ना, उनकी इकोनॉमी आप ऐसे मान सकते हैं एक तरीके से डूब ही जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये जो टास्क फोर्स यहाँ पे बनाई गई है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करती है दूसरी कंट्रीज को उस कंट्री में इन्वेस्ट करने में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, अगर वो दूसरी कंट्री कर भी देती है अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्ट उन कंट्रीज में जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में है, तो उन कंट्रीज को भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं बाकी कंट्रीज से। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना आप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन, अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग आपका यहाँ पे जो आपकी एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग बेसिकली आपका यहाँ पे ही हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि 2 तरीके की आपकी लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और आपकी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट। तो इसको प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको चेक करने के लिए भी ना ये लोग ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, कि मतलब अगर मान लो उनको किसी की भी कंट्री के ऊपर डाउट हुआ तो उन कंट्रीज़ को ये लोग पहले ग्रे लिस्ट में डालते हैं, और फिर अगर उनको कंफर्मेशन एक तरीके से मिल जाती है, कुछ उनके यहाँ पे ऐसे स्टेप्स उनको दिख जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो कंट्री को उठा के वो लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ब्लैक लिस्ट में जो भी कंट्रीज़ आ जाती है तो उनकी इकोनॉमी एक तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा समय तक रहती है, जैसे आपको पता है ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंट्री जो आपकी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया आपका एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ईरान सबसे बड़ा मेन एग्जाम्पल है, ब्लैक लिस्ट में आपकी आती थी FTF में, अभी भी देखोगे। फिर आपका म्यांमार भी है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज आपकी इनकी जो करेंसीज भी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डूब गई हैं। क्यों डूब गई है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बूम ही नहीं हो रही है, उनकी इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बहुत बड़ा मेन रीज़न है यहाँ पे FTF का भी, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। अब उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन वैसे मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में करवा दिया है वैसे तो, सेंसेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, पर ये क्योंकि आपका CDS 2 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो दोनों आपको स्टेटमेंट दे रखी है ना,
ये बेसिकली डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में क्या होता है, ये स्टेटमेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, ये दूसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी है वो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है जो 2011 का 2011 बोल रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे पहली बार जो सेंसेक्स हुआ था, आपको पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये आपका अटेम्प्ट किया गया था 1872 के अंदर। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका यहाँ पे सबसे पहला जो सेंसेक्स आपको देखने को मिला था वो आपको 1872 में ही देखने को मिला है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो एकदम आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कि 1881 से हम लोग डेसीनियल सेंसेक्स अपना रहे हैं। डेसीनियल मतलब होता है हर 10 साल में एक बार, ठीक है। हर 10 साल में एक सेंसेक्स आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप देखते होगे कि आपका 2011 के पहले आपका 2001 में हुआ था, फिर 1991 में हुआ था। इसी तरीके से अभी जो आपका 2021 में होना था उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जो भी आपका डेटा था, पर अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट आप बोल सकते हो उसका डेटा आया नहीं है हमारे पास। तो पर आपको जो भी डेटा देखने को मिलेगा ना वो 2021 तक का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 साल के अंदर आपका यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो अगर आप देखोगे ये भी स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 एंड 2 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, और इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर दोनों अपने टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आपका इन्फ्लेशन हो, डेफिसिट हो, टाइप्स ऑफ मार्केट हो, या फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनके ऊपर हमने सारे क्वेश्चन जो भी आपको पिछले 6 साल में पूछे थे हमने डिस्कस कर लिए। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। दूसरा कोई भी डाउट होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।